बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 1 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं सूडान की सूरत हाल। लास्ट वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स मुझे रिसीव हुए कि सूडान की मौजूदा सूरत हाल बताइए, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां आप देख रहे होंगे कि ग्रैब कर रखी हैं। खबर यह है कि RSF के बागियों ने सूडान का एक रीजन है दारफोर, इस रीजन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, ये सूबाई दारुल हुकूमत है अल-फाशिर, इसका कंट्रोल संभालने का ऐलान ये जो RSF के बागी हैं, ये जो दरिंदे हैं, इनकी जानिब से 2-3 रोज कबल ये ऐलान सामने आया कि हमने बिल आखिर उस शहर का कंट्रोल संभाल लिया जिस शहर का मुहासरा हमने कोई 18 महीनों से कर रखा था। और जिस अंदाज से ये जो बागी हैं, ये जो दरिंदे हैं, इन्होंने जिस अंदाज से अल-फाशिर का कंट्रोल संभाला, तो मनाजिर आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी नजर आ रहे होंगे। मैंने भी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर किए हैं कुछ मनाजिर। ये जो RSF के दरिंदे हैं, इन्होंने मसाजिद के अंदर घुसकर, इन्होंने हॉस्पिटल्स के अंदर घुसकर खवातीन का रेप किया, मुसलमानों को बेदर्दी और बेरहमी से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके इन्होंने उनके गले काट दिए। तकरीबन 2000 जो मासूम मुसलमान थे, जो अल-फाशिर के रिहायशी थे, खबरों के मुताबिक अभी तक 2000 को बेदर्दी और बेरहमी से इनकी जानिब से कत्ल किया जा चुका है। 2,60,000 जो मुसलमान हैं वो अल-फाशिर के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं और तकरीबन 6 लाख ऐसे हैं जो अल-फाशिर से निकलने में कामयाब हुए लेकिन बेघर हो गए। अब ये जो RSF के दरिंदे हैं, ये जो बागी हैं, इनकी जानिब से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके अपने मुसलमान बहन भाइयों पर क्यों ये जुल्म किया जा रहा है, क्यों ये अल-फाशिर का कंट्रोल इतना ज्यादा अहमियत का हामिल है ये जो RSF के बागी हैं इनके लिए, कि ये अपने मुसलमान बहन भाइयों का कत्ल भी कर रहे हैं, उनका रेप भी कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, बुजुर्गों की दाढ़ियां खींची जा रही हैं। इस तरह के दर्दनाक मनाजिर यकीन करें कि आपने कभी नहीं देखे होंगे। जिस तरह के दर्दनाक मनाजिर सूडान से सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको समझने के लिए सूडान की तारीख को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको सूडान की जो सिविल वॉर है, सूडान के जो हालात हैं और जो मौजूदा हालात हैं, उनकी बहुत अच्छी तरीके से समझ आए। मैं आपको सादा अल्फाज में स्किम स्कैन करके मैं आपको सूडान की तारीख बताऊंगा और फिर मौजूदा हालात जो मैंने आपको इंट्रो में बताए वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत अच्छी तरह से ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ये समझ आ जाएगी कि हालात यहाँ तक पहुंचे कैसे। उस सूडान के हालात, जिस सूडान के हालात कभी बड़े बेहतरीन हुआ करते थे, जब ये सल्तनत उस्मानिया के अंडर था सूडान, तो यहाँ पर अमन सुकून से ये जो अफ्रीकी हैं, सूडान में आपको बता दूं कि अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पर 90 से 95% जो आबादी है वो मुसलमान है, चाहे अरब अफ्रीकी हो या फिर एथनिक अफ्रीकी हो। ये सल्तनत उस्मानिया के अंडर बड़े प्यार मोहब्बत और अमन के साथ रहा करते थे। हालात थोड़े बहुत तब्दील हुए जब सल्तनत उस्मानिया का जोर टूटा। जंग अजीम अव्वल के बाद सूडान बरतानिया के अंडर आ गया, तो हालात जो हैं वो थोड़े बहुत खराब हुए, लेकिन हालात कभी इतने खराब सूडान के नहीं थे जितने खराब सूडान को बरतानिया से आज़ादी मिलने के बाद 1956 के बाद सूडान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो गए। उसकी वजह ये थी कि जो भी जमहूरी लीडर आता, जो भी हुक्मरान आता, तो उसको डिक्टेटर जो है वो आकर हटा देता और इक़्तिदार पर काबिज हो जाता। उस डिक्टेटर को उसी का साथी हटाकर इक़्तिदार पर काबिज हो जाता। ये जो चीना झपटी है ये जारी रही सूडान के अंदर, इवन के आज तक जारी है। और ये जो चीना झपटी है, मैं आपको बता दूं कि 1989 में जो सादिकुल मेहदी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सूडान के आखिरी जमहूरी लीडर थे, ये रिलीजियस लीडर भी थे, ये सियासी लीडर भी थे। और इसके बाद सूडान के अंदर कोई जमहूरी लीडर नहीं आया, क्योंकि सादिकुल मेहदी को हटाकर जो उमर अल बशीर है ये 1989 में इक़्तिदार पर आकर काबिज हो गया। लेकिन उमर अल बशीर ने सूडान की तारीख जो है वो देख रखी थी कि सूडान के अंदर जमहूरी हुकूमत को, जमहूरी लीडर को हटाकर डिक्टेटर आकर कुर्सी पर बैठता था और उस डिक्टेटर को हटाकर उसका कोई साथी आकर कुर्सी पर बैठ जाता था। तो उमर अल बशीर ने अवाम की फिक्र छोड़कर अपने इक़्तिदार के लिए जो इक़दामात हैं वो आते साथ करना इसने स्टार्ट कर दिए। और इसने जो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको एक टास्क दिया कि तुमने मेरी कुर्सी की हिफाजत करनी है, अवाम को छोड़ दो, अवाम भाड़ में जाएं, लेकिन मेरी कुर्सी को तुमने बचा कर रखना है। इसने जो SAF है, जो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसका सरबराह इसने लगाया अब्दुल फतेह अल बुरहान, जो बहुत ज्यादा लॉयल था उमर अल बशीर के साथ। और इसने अवाम को छोड़कर उमर अल बशीर की प्रोटेक्शन इसकी जानिब से स्टार्ट कर दी गई। अब उमर अल बशीर को
खतरा कहां से था सूडान के अंदर। मैं आपको बता दूं कि दारफोर का रीजन, जिसका इंट्रो में मैंने जिक्र किया, दारफोर का रीजन जिसका शहर है अल फाशिर, जहां पर इस वक्त ये खबरें जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। तो 1989 में इक़्तिदार संभालने के बाद जो पहला चैलेंज था उमर अल बशीर के पास, वो था दारफोर का रीजन, जहां से एक बगावत तब ही से उठ गई थी जब सूडान को बरतानिया से आजादी मिली। तो जो दारफोर का रीजन है, यहां से आजादी की आवाज बुलंद हुई कि हमें एक अलहदा मुल्क बना दो, हमें एक ऑटोनोमस रीजन बना दो। अब ये जो दारफोर के लोग हैं, ये इस तरह का मुतालबा क्यों कर रहे थे कि हमें एक अलहदा मुल्क बना दो, हमें एक ऑटोनोमस रीजन बना दो? उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि दारफोर एक सल्तनत हुआ करती थी, एक सेपरेट सल्तनत हुआ करती थी। यहां पर सुल्तान हुकूमत किया करते थे, और वो जो सुल्तान है, वो जो सल्तनत है, वहां पर एथनिक अफ्रीकी रहा करते थे। और जो मिस्र का दौर आया, बरतानिया का जो एंग्लो इजिप्शियन दौर था, कि जब ये बरतानिया के अंडर हुआ करता था सूडान, तो उस दौर में मिस्र ने ये जो दारफोर है इसको सूडान के अंदर शामिल कर लिया था। और ये जो सूडान है, यहां पर अरब अफ्रीकन्स की मेजॉरिटी थी, अरब अफ्रीकन जो मुसलमान हैं उनकी मेजॉरिटी थी। तो ये जो दारफोर के अंदर एथनिक अफ्रीकन्स थे, ये शामिल हो गए सूडान के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता दूं, ये आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, ये जो अरब अफ्रीकन हैं इनके रंग तो स्याह हैं, लेकिन इनके अंदर आपको रिजेम्बलेंस, थोड़ी सी शबाहत, आपको जो अरब है उसकी शबाहत भी आपको आएगी। और इसके अगेंस्ट अगर आप एथनिक अफ्रीकन को देखें जो कि दारफोर के लोग थे, तो उनमें आपको प्योर अफ्रीकन आपको लुक जो है वो उनके अंदर नजर आएगी। तो ये फर्क जो है वो यहां पर एथनिसिटी का फर्क था कि अरब अफ्रीकन यहां पर मेजॉरिटी हो गई थी अरब अफ्रीकन की, और ये जो एथनिक अफ्रीकन्स थे ये बरतानिया से आजादी मिलने के बाद ये माइनॉरिटी में आ गए थे, जो माजी में एक सल्तनत हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा कि हमें आजाद कर दो, हमें एक आजाद इलाका बना दो, या फिर हमें एक आजाद मुल्क बना दो। हम ये जो अरब अफ्रीकन हैं इनकी गवर्नमेंट के अंदर, इनकी मेजॉरिटी के अंदर हम नहीं रहना चाहते। तो इन्होंने मुतालबा किया आजादी का, जिसको ताकत से कुचलता रहा, हर डिक्टेटर कुचलता रहा। उमर अल बशीर के दौर तक ये जो मुतालबा है, ये जो बगावत है, जो दारफोर से आजादी के वक्त से ही उठ रही थी, तो ये बहुत ज्यादा जोर पकड़ चुकी थी और ये बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी उमर अल बशीर के लिए। क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं, जो दारफोर के अंदर जो एथनिक अफ्रीकन थे, ये बड़े माहिर फाइटर थे, गुरीला फाइटर थे। ये इन इलाकों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इनका एक ग्लोरियस पास्ट था और उस माजी को ये फिर से हासिल करना चाहते थे। तो इन्होंने बगावत स्टार्ट कर दी। सूडान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जब इन्होंने इनका मुतालबा नहीं माना, ना इनको आजाद मुल्क बनाया, ना इनको आजाद इलाका बनाया, तो इन्होंने हथियार उठा लिए उमर अल बशीर की हुकूमत के खिलाफ। और उमर अल बशीर ने फैसला किया कि जो अब्दुल फतेह अल बुरहान है, जो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो इनका सर कुचलेंगी, जो एथनिक अफ्रीकन्स थे दारफोर के। तो उमर अल बशीर ने ऑर्डर्स दिए अब्दुल फतेह अल बुरहान को कि जाओ और इनका सर कुचल दो। ये जो चैलेंज दारफोर से उठ रहा है, तो ये चैलेंज उठना नहीं चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं था। मैंने आपको बताया कि बड़े माहिर और गुरीला फाइटर्स थे और सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ज्यादा, हालांकि इनके पास तैयारे भी थे, भारी असलहा भी था सूडान की आर्म्ड फोर्सेस के पास, लेकिन ये जिस अंदाज से हमला करते थे, गुरीला वॉरफेयर के माहिर थे, तो इन्होंने सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस के नाक में दम कर दिया, ये जो एथनिक अफ्रीकन्स थे। और ये चैलेंज इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसका सोल्यूशन उमर अल बशीर ने इसी दारफोर के रीजन के अंदर से तलाश करना स्टार्ट कर दिया। और सोल्यूशन ये था कि दारफोर रीजन के अंदर, जहां पर एथनिक अफ्रीकन्स की मेजॉरिटी थी दारफोर रीजन के अंदर, तो वहां पर माइनॉरिटी में कुछ अरब अफ्रीकन भी रहा करते थे, जो कि छोटे मोटे चोर उचक्के, गुंडे मवाली, ये जानवरों के ऊपर सफर किया करते थे। ये बदू कबीले से इनका ताल्लुक था, अरब के बदू कबीले से। तो जो अरब अफ्रीकन दारफोर के थे, ये जो चोर उचक्के डाकू थे छोटे मोटे, तो इनको उमर अल बशीर ने असलहा पकड़ा दिया कि ये जो हैं वो एथनिक अफ्रीकन्स के खिलाफ ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। जाहिर है कि ये उस इलाके के अंदर, दारफोर के अंदर रह रहे हैं, तो ये जानते होंगे ये जो इनका वॉरफेयर है, इसको शिकस्त देने के लिए उमर अल बशीर ने ये जो बदू कबीला था, ये जो चोर उचक्के थे, इनको हायर करना स्टार्ट कर दिया, इनको पैसे देने स्टार्ट कर दिए, इनको असलहा देना स्टार्ट कर दिया। और यहां से मैं आपको बता दूं, जो मेन कैरेक्टर है इस सिविल वॉर का, इस जंग का, इन बागियों का जो सरबराह बना, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका नाम आपने गौर से सुनना है, मोहम्मद हमदान दाकलू। ये जो मोहम्मद हमदान दाकलू था,
इसको हमीदती के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पूरी दुनिया इसको हमीदती के नाम से जानती है। जो मोहम्मद हमदान दाकलू था, इसको लीडर बनाया गया उमर अल बशीर की जानिब से, और उमर अल बशीर ने इनको पैसा और असलहा थमाकर ये टास्क दिया कि तुमने ये जो एथनिक अफ्रीकन्स हैं इनका सर कुचल देना है, इनकी आज़ादी की तहरीक समेत इनको मिटा देना है, इनका नामो निशान भी नजर नहीं आना चाहिए। और ये जो दाकलू था इसकी जानिब से यही किया गया, बेरहमी से जो एथनिक अफ्रीकन्स हैं, 3 लाख जो एथनिक अफ्रीकन्स हैं उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, उनका सर कुचल दिया गया। और उस आज़ादी की तहरीक का भी, जो कि उमर अल बशीर के इक़्तिदार के लिए सबसे पहला चैलेंज था, इनाम के तौर पर उमर अल बशीर ने ये जो दाकलू की फोर्सेस थी जिन्होंने एथनिक अफ्रीकन्स का सर कुचला था, तो इनको उमर अल बशीर ने RSF जो पैरा मिलिट्री फोर्स है वो बना दिया था सूडान के अंदर। एक तो थी SAF सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस जो कि नाकाम हो गई थी एथनिक अफ्रीकन्स को शिकस्त देने में, तो दूसरा बना दिया उमर अल बशीर ने RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स। ये जो पैरा मिलिट्री ग्रुप था जिसको लीड कर रहा था मोहम्मद हमदान दाकलू, तो इसको एक ऑफिशियल फोर्स का दर्जा भी दे दिया गया उमर अल बशीर की जानिब से। और जो एथनिक अफ्रीकन्स हैं उनका सर भी कुचल दिया गया। और ये इक़्तिदार पर मैं आपको बता दूं कि उमर अल बशीर 30 साल तक ये इक़्तिदार पर काबिज रहा, क्योंकि इसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जो दारफोर से जो बगावत सर उठा रही थी, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट सर उठा रही थी, तो उसका सर तो RSF ने कुचल दिया। तो 30 साल तक इक़्तिदार पर चिमटा बैठा रहा। और अप्रैल 2019 में ये जो उमर अल बशीर था इसके खिलाफ भी मुजाहरे फूट पड़े। जाहिर है कि जो सूडान के अवाम थे वो गुर्बत से तंग थे, वो बदअमनी से तंग थे, वो लड़ाइयों से तंग थे, वो एक ही जो डिक्टेटर इक़्तिदार पर चिपक गया था ये उससे भी तंग आ गए थे। तो इन्होंने अप्रैल 2019 में ये जो उमर अल बशीर है इसके खिलाफ मुजाहरे छेड़ दिए। और इन मुजाहरों को हवा किसने दी ये सुनकर आपको हैरत होगी। RSF के सरबराह मोहम्मद हमदान दाकलू यानी कि हमीदती ने इन मुजाहिरों को हवा दी। और हमीदती ने अब्दुल फतेह अल बुरहान के साथ हाथ मिलाकर उमर अल बशीर के इक़्तिदार की छुट्टी कर दी। मैंने आपको बताया था कि सूडान की तारीख रही कि जमहूरी हुक्मरान को डिक्टेटर हटाता था और डिक्टेटर को उसी का साथी आकर इक़्तिदार की कुर्सी से हटा देता था। खैर, उमर अल बशीर 30 साल तक तो इक़्तिदार को काबू करने में कामयाब रहा, लेकिन बिल आखिर 30 साल के बाद इसी के लॉयल साथियों ने, और जो गली में से उठाकर जो मोहम्मद हमदान दाकलू को इसने RSF का लीडर बनाया था, तो उसने अब्दुल फतेह अल बुरहान के साथ SAF के जो चीफ थे उनके साथ मिलकर इसने उमर अल बशीर के इक़्तिदार की छुट्टी कर दी। अब जो है इन्होंने अनाउंस ये किया सूडान के लोगों के लिए जिन्होंने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया कि उमर अल बशीर से इनकी जान छूट गई, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था, जो सूडान के अवाम हैं इनको ये नहीं पता था कि अब इनके लिए असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। क्योंकि ये जो 2 जर्नैल थे, अब्दुल फतेह अल बुरहान SAF का सरबराह और RSF का सरबराह जो मोहम्मद हमदान दाकलू था, हमीदती था, इनकी जानिब से ये अनाउंस किया गया कि ठीक है जी, आपको 2022-23 में हम इंतखाबात करवाएंगे, तब तक हुकूमत हम संभालेंगे। और 2022-23 में सूडान के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे, जमहूरी हुकूमत को बहाल किया जाएगा। लेकिन इन दोनों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, बल्कि दोनों जो हैं वो इक़्तिदार पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहे थे। अब्दुल फतेह अल बुरहान ने ये अनाउंस किया कि RSF की जो फोर्सेस हैं, जो हमीदती की फोर्सेस हैं, वो SAF के अंडर आ जाएंगी, सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस के अंडर आ जाएंगी, और उसके बाद सूडान के अंदर इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। और ये अमल जो अब्दुल फतेह अल बुरहान था उसने कहा कि ये अमल 3 साल में हम मुकम्मल करेंगे और 2022-23 में हम सूडान के अंदर इंतखाबात करवा देंगे। अब जो RSF थी, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, जो हमीदती था, उसे ये हरगिज मंजूर नहीं था कि वो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस के अंडर आ जाए, बल्कि वो खुद सरबराह बनना चाहता था सूडान का। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि इन सालों के दौरान ये जो RSF थी, ये जो हमीदती था, ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। और इसके ताकतवर होने की, इसके दौलतमंद होने की वजह थी अरब कंट्रीज, जिन्होंने RSF की मदद ली हौसियों के खिलाफ लड़ने में। जब हौसियों के खिलाफ लड़ाई हुई सऊदी अरेबिया की, मुत्तहिदा अरब अमारात की, तो बहुत सारे कंट्रीज ने, आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर हौसियों के खिलाफ लड़ने से इनकार किया। तो ये RSF ही थे जिन्होंने कहा कि ठीक है हम लड़ेंगे, और इन्होंने हजारों जो फाइटर्स हैं
उनको यमन रवाना किया, हौसियों के खिलाफ लड़ाई के लिए रवाना किया। और बदले में ये जो शहजादे थे, सऊदी शहजादे, मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर ने सोने में तोल दिया। ये जो आरएसएफ के फाइटर्स थे, ये जो आरएसएफ का सरबराह हमीदती था, इसको बहुत ज्यादा पैसा दिया गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अरब कंट्रीज की जानिब से हौसियों के खिलाफ लड़ने के इवज इसको मिले। ना सिर्फ अरब कंट्रीज का पैसा और सपोर्ट और असलहा, बल्कि मैं आपको बता दूं कि रशिया का जो वागनर ग्रुप है, यानी कि रूस भी आरएसएफ का इत्तेहादी है, चाइना भी आरएसएफ का इत्तेहादी है। तो आरएसएफ ये जो हमीदती है, ये जो गली मोहल्ले का एक लड़ाकू हुआ करता था, मैंने आपको बताया, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। इसके सऊदी अरेबिया के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ इसके बहुत गहरे ताल्लुकात बन गए। अब रशिया के साथ जो वागनर ग्रुप था, उसके साथ क्यों ताल्लुकात बन गए? क्योंकि आरएसएफ जो है वो सूडान के अंदर उन इलाकों का कंट्रोल आरएसएफ के पास था जहां पर सोने की कानें हैं। तो ये टनों वजनी सोना जो सालाना यहां से निकलता है, तो ये जो बड़ी ताकतें हैं, इवन के मुत्तहिदा अरब अमारात भी अपनी जो सोने का कारोबार है वो यहीं से चलाता है। ये जो सूडान की सोने की कानें हैं, तो ये जो आरएसएफ का सरबराह था हमीदती, इसने एसएएफ के अंडर आने से इनकार कर दिया। इसने हीले बहाने किए, इसने कहा नहीं, अब्दुल फतेह अल बुरहान के अंडर तो मेरे जैसा पावरफुल लीडर किस तरह से काम करेगा। अब ये जो इख्तलाफ है इन दोनों जर्नैलों के दरमियान, इन दोनों काबिजों के दरमियान, ये इख्तलाफ इतना बड़ा कि इन्होंने सूडान के टुकड़े कर दिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो सुर्ख रंग के आपको एरियाज नजर आ रहे हैं, रेड कलर के सूडान के नक्शे के अंदर, जिसमें खर्तूम जो दारुल हुकूमत है सूडान का, वो भी इन लाल इलाकों के अंडर आता है, जो कि एसएएफ के अंडर कंट्रोल है। यानी कि अब्दुल फतेह अल बुरहान जो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस का सरबराह है, उसके अंडर कंट्रोल ये इलाके हैं। और जो नीले इलाके आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें अल फाशिर का इलाका भी आपको दिखाई दे रहा होगा, अल फाशिर जहां पर आजकल ये मैंने सूरत हाल आपको बताई कि अल फाशिर का कंट्रोल जो है वो आरएसएफ ने संभाल लिया। तो आरएसएफ ने इन तमाम इलाकों का, जो नीले इलाके हैं, इनका कंट्रोल आरएसएफ ने संभाल लिया। जो हमीदती है उसने संभाल लिया। लेकिन ये आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड था सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस का, जो अल फाशिर का शहर है। तो इसका कंट्रोल कोई 18 महीनों के बाद एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था। जाहिर है कि इसके अल फाशिर के गिर्द आप देख रहे होंगे कि सारा नीला ही नीला है। ये अल फाशिर लाल था, 3 रोज कबल तक ये लाल था जो अल फाशिर का शहर है। लेकिन इसका कंट्रोल भी हमीदती ने संभाल लिया, आरएसएफ ने संभाल लिया। अब ये जो 2 जर्नैल हैं, ये जो 2 काबिज हैं, ये जो 2 डिक्टेटर्स हैं, इनकी पावर की जंग है, इनकी ताकत की जंग है। ये एक दूसरे के अंडर काम नहीं करना चाहते। ये सूडान के ऊपर इक्तदार पर मुकम्मल कब्जा अब्दुल फतेह अल बुरहान भी चाहता है, और ये जो हमीदती है मोहम्मद हमदान दाकलू, ये भी इक्तदार के ऊपर कब्जा चाहता है। और ये आपस में लड़ रहे हैं। और दरमियान में कौन पिस रहा है? दरमियान में सूडान के जो मुसलमान हैं वो पिस रहे हैं। उनका कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें एक पुरअमन जो सूडान है वो उन्हें चाहिए। उसके लिए उन्होंने 30 साल उमर अल बशीर को बर्दाश्त किया, और उमर अल बशीर के जाने के बाद इन दोनों ने इक्तदार के लिए लाखों मुसलमानों को, बल्कि मिलियंस में, मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो फिगर है वो आपको एग्जैक्ट फिगर नजर नहीं आएगा। इसको सबसे ज्यादा इग्नोर हुई हुई जंग भी कहा जाता है। जो सूडान की जंग है, जो सिविल वॉर है, इस पर न मीडिया का फोकस रहता है, न इंटरनेशनल मीडिया का फोकस रहता है, न आलमी इदारे इस तरह से इस जंग पर फोकस रखते हैं। आलमी इदारों की जानिब से एस्टिमेट ये लगाया गया कि मिलियंस में यहाँ पर शहादतें हुई हैं इन लड़ाइयों के नतीजे में, कहत के नतीजे में, भूख के नतीजे में। ये जो खाना जंगी है, इसके नतीजे में मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पर अब तक शहीद हो चुके हैं। और ये सिलसिला मैंने आपको बताया कि अभी तक जारी है कि अल फाशिर के शहर के अंदर 2000 मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया अल फाशिर के शहर के अंदर। और आरएसएफ ने अल्लाह अकबर के नारे लगाकर इसको सेलिब्रेट भी किया कि हमने अल फाशिर को कंट्रोल कर लिया। और ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये जो रीजनल कंट्रीज हैं, ये इस मामले को जो कि हल करना इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो हमें नजर आ रहा है। अगर रीजनल कंट्रीज या फिर दुनिया की बड़ी पावर्स अगर सीरियसली इस मामले को टैकल करती तो ये मामला जो है वो इस हद तक खराब ना होता, सूडान के हालात इस हद तक खराब ना होते। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो रीजनल कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, या फिर रशिया का जो वागनर ग्रुप है वो आरएसएफ को सपोर्ट करता है। और दूसरी साइड पर जो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको इजिप्ट की सपोर्ट हासिल है।
اور یہ جو کنٹریز ہیں ریجن کے، یہ ان دو گروپس کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ کل کو ہمارے گروپ کی حکومت سوڈان کے اندر بنے تو سوڈان کے جو فائٹرز ہیں وہ بھی ہمیں ملیں گے. کل کو اگر حوثیوں سے لڑنا پڑے یا کوئی بھی ہمیں ضرورت پڑے تو سوڈان کے فائٹرز بھی ہمارے، سوڈان کی گیس بھی ہماری، سوڈان کے تیل بھی ہمارا، سوڈان کی جو سونے کی کانیں ہیں وہ بھی ہماری. تو یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں یہ اپنے اپنے گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کل کو ہمارے گروپ کا جو اقتدار ہے وہ سوڈان کے اوپر قائم ہو جائے تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ ملے گا. اس لیے یہ اتنا اسلحہ پمپ کرتے ہیں. جو متحدہ عرب امارات ہے یا سعودی عربیہ ہے، یہ سوڈان کے اندر اتنا اسلحہ پمپ کرتے ہیں، اتنا پیسہ ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. کس لیے؟ کہ مسلمانوں کے گلے کاٹ دو، ان کو مار دو، ان کو بے رحمی اور بے دردی سے قتل کر کے سوڈان کے اوپر حکومت بنا لو تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ہو. تو یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں یہ ایکچولی ذمہ دار ہیں، یہ جو عرب کنٹریز ہیں یہ ذمہ دار ہیں سوڈان کے ان حالات کے کہ سوڈان کے اندر ملینز آف مسلمز جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور یہاں پر خوراک کی بھی کمی ہے، یہاں پر قحط کی بھی صورتحال ہے، یہاں پر امداد بھی نہیں پہنچتی، یہاں پر امن کا کوئی نام و نشان دور دور تک نظر نہیں آتا. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو عرب کنٹریز ہیں، یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں یہ ان حالات کے ذمہ دار ہیں. جہاں پر الفاشر کے شہر کے کنٹرول کو میں آپ کو بتا دوں کہ صرف RSF کی جانب سے سیلیبریٹ نہیں کیا جا رہا بلکہ سعودی عربیہ کے اندر بھی سیلیبریشنز ہیں، متحدہ عرب امارات کے اندر بھی سیلیبریشنز ہیں. کہ کیا مناظر ہیں، کس طرح سے مسلمانوں کے گلے کاٹے گئے اور RSF نے الفاشر کا کنٹرول سنبھال لیا. تو یہ سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ RSF یہ پورا نقشہ ایک دن وہ آئے گا کہ پورا نقشہ نیلا ہوگا، اور وہاں سے ایجپٹ یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ پورا نقشہ جو ہے وہ لال ہوگا. اب یہ مسلمانوں کے خون سے تو یہ جو سوڈان کا نقشہ ہے یہ آلریڈی لال ہو چکا ہے، اور کتنا خون بہے گا اور کتنی خاموش رہے گی انٹرنیشنل کمیونٹی اور ریجنل کنٹریز یہ پاور کے چکر میں، اور کتنے مسلمانوں کا قتل عام کریں گے. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. اس معاملے پر میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.